अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन का आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको बताएंगे पीटीएम इजलास के अंदर की कहानी। नवाज शरीफ ने कैप्टन सफदर केस की तहकीकात में ताखीर पर पीपल्स पार्टी से शिकवा कर दिया। बोले 10 दिन की इंक्वायरी थी लेकिन 3 हफ्ते हो गए, मामले को दबाया जा रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी जवाबी शिकवा किया। कहा तय हुआ था कि किसी का नाम नहीं लेना, जिस पर नवाज शरीफ ने कहा इनका मकसद निज़ाम की तब्दीली है। तफसीलात जानते हैं नईम अशरफ भट्ट की रिपोर्ट में। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान गिले शिकवे। पीडीएम इजलास के दौरान फ्रीकैन ने मुख्तलिफ अमूर पर अपने अपने तहफुजात बयान कर दिए। इजलास में मियाँ साहब ने कहा कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी के मामले की इंक्वायरी 10 रोज में होना थी। अब 3 हफ्ते गुजर गए, कुछ पता नहीं। लगता है कि इशू को दबाया जा रहा है। नवाज शरीफ के शिकवे पर पीपल्स पार्टी के रहनुमा खामोश रहे। बाद में पीपल्स पार्टी ने नवाज शरीफ के बयानिए पर जवाबी वार किया। पीपी क़यादत ने कहा कि यह तय हुआ था कि किसी का नाम लिए बगैर सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट कहा जाएगा, जिस पर नवाज शरीफ ने कहा कि मामला निजाम की दुरुस्तगी है, महज इमरान खान को हटाने से कोई फायदा नहीं होगा। शाहिद हकान अब्बासी बोले 2018 के इंतखाबात को हमने धांधली ज़दा कहा तो पीपल्स पार्टी ने कहा कि बदतरीन धांधली हुई, तो फिर ये धांधली किसी ने तो करवाई। अवाम को सब कुछ बताना होगा। नईम अशरफ भट्ट, समा, लाहौर। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा आज़मा बुखारी ने पीपल्स पार्टी पर सवाल उठा दिया। समा से गुफ्तगू में कहा 18 दिन हो गए, कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी से मुतालिक रिपोर्ट नहीं आई। लगता नहीं है कि पीपल्स पार्टी की रिपोर्ट भी टाइम पर आ पाएगी। रिपोर्ट आनी थी जिसकी जो है वो 10 दिन की मोहलत जो है वो बाजवा साहब ने ली थी, और उस रिपोर्ट को जो है वो 10 दिन के अंदर मंजर आम पे आना था, जो आज उसको लगभग 18-19 दिन हो गए हैं और वो रिपोर्ट सामने नहीं आई। उसी का जिक्र जो है वो मियाँ साहब ने किया। जो 10 दिन के अंदर रिपोर्ट आने का वादा किया था बाजवा साहब ने, उस रिपोर्ट का क्या हुआ? और ये कोई इतने दिनों की रिपोर्ट है नहीं। ये मामला तो एक फोन कॉल पे भी पूछे जा सकते हैं, किए जा सकते हैं। पीपल्स पार्टी ने 30 दिन लिए हुए हैं अपनी रिपोर्ट के बारे में। होपफुली उनकी रिपोर्ट भी टाइमली आ जाएगी, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इनमें से कोई भी रिपोर्ट सामने आएगी, बिकॉज कोई भी शायद इस मामले को सॉर्ट आउट करना नहीं चाहता। अभी तक रिपोर्ट ना आने का मतलब यही है कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। तो पीडीएम के अंदर हमारा एक ही एजेंडा है, वो इस हुकूमत को घर भेजना है, और उसके लिए हम सब यकसू हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नैयर हुसैन बुखारी कहते हैं मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान कोई गलत फहमी नहीं है। समा से गुफ्तगू में उनका ये भी कहना था नतायज खा कुछ भी हो, रिपोर्ट मंजर आम पर आनी चाहिए। बात जो थी उस पर चीफ ऑफ आर्मी साहब ने भी इंटरव्यू किया था। बात है जो टाइम फ्रेम दिया जाता है, ऑब्वियसली उस टाइम फ्रेम में ही चीज़ों को कंक्लूड करना चाहिए। तो अगर उन्होंने कहा कि उसको कंक्लूड होना चाहिए, रिजल्ट्स कुछ भी हों, चाहे किसी के फेवर में हो चाहे किसी के अगेंस्ट हो, लेकिन एक टाइम फ्रेम में इनको कंक्लूड होना चाहिए। ये एक बिला वजह कंट्रोवर्सी शुरू की गई है। ना कोई मिसकंसेप्शन नून में है, ना ही मिसकंसेप्शन कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में या पीडीएम में है। पीडीएम का मुस्तकबिल बड़ा वाज़ेह है। मरियम नवाज साहबा ने भी बता दिया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी क्लियर है, उस पर वो लीडरशिप भी क्लियर है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। और पीडीएम जो है जिस ऑब्जेक्ट के लिए बनी थी वो ऑब्जेक्ट ज़रूर अचीव। लोटों के नसीब में अवाम की खिदमत करना नहीं। मरियम नवाज का गिलगित बल्तिस्तान में जलसे से खिताब। कहा हुकूमत का जहाज डूब रहा है जिसमें अब कोई सवार नहीं होगा। 2018 में मुल्क में आने वाली बीमारी मास्क से नहीं, इनको बाहर फेंकने से जाएगी। मुझे बहुत दिली तौर पर तकलीफ होती है जब मुझे इमरान खान जैसे शख्स का नाम लेना पड़ता है। पाकिस्तान को आज जो बीमारी लाहक है उसका नाम है इमरान खान। पाकिस्तान में वो बीमारी 2018 में ही आ गई। वो मास्क पहनने से नहीं जाएगी, वो उठा के बाहर फेंकने से जाएगी इंशाल्लाह। जिस हुकूमत का जहाज डूब रहा हो उस हुकूमत के जहाज पे कोई सवार नहीं होगा, बल्कि इंशाअल्लाह उससे छलांग लगाएंगे। लोगों का मुस्तकबिल पाकिस्तान की सियासत में जितना तारीख आज है इतना तारीख कभी भी नहीं था।
नून लीग और पीपल्स पार्टी ने गिलगित के मसाइल हल नहीं किए। 15 नवंबर को तहरीक इंसाफ ही कामयाब होगी। वफाकी वजीर मुराद सईद ने गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी जलसे से खिताब में मुखालिफिन पर खूब तनकीद की। अली अमीन गंडापुर ने अवाम से तरक्याती कामों के वादे भी किए। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात और इंतखाबी मुहिम जोरों पर, दावों और वादों का मौसम और मुखालफिन पर गोलाबारी। हबलू में तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुराद सईद ने पुरजोश खिताब किया, अपोजिशन पर कड़ी तनकीद की। कहा कि चोरों ने गिलगित बल्तिस्तान को भी नहीं छोड़ा, पाकिस्तान के चप्पे चप्पे को लूटा है। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने गिलगित के मसाइल हल नहीं किए। 15 नवंबर को तहरीक इंसाफ ही कामयाब होगी। 15 तारीख को इंशाअल्लाह तहरीक इंसाफ यहाँ से कामयाब होगी और फिर इमरान खान न खाता है न खाने देता है, बल्कि जो खा चुके हैं वो भी निकलवाएगा आप लोगों से इंशाअल्लाह। इस मौके पर पीटीआई के रहनुमा अली अमीन गंडापुर ने भी तकरीर की, वादा किया कि गिलगित बल्तिस्तान में तरक्याती काम करेंगे। आपकी खुशहाली के लिए, गिलगित बल्तिस्तान की मईशत के लिए आपको और इक़दाम चाहिए। ये तो बुनियादी जरूरियात है जो रियासत का फर्ज है आपको देना। आज तक क्यों नहीं मिला? किसकी हुकूमत थी यहाँ पर? उन्होंने कहा कि सिनेमा में ब्लैक पर टिकट बेचने वालों को गिलगित बल्तिस्तान में शिकस्त देंगे। फिरदौस आशिकावान ने मरियम नवाज को राजकुमारी करार दे दिया, साथ ही मशवरा भी दिया। कहा मरियम अली अमीन गंडापुर पर तनकीद से पहले अपनी अदाओं पर गौर करें। वज़ीर मुमलिकत सरताज गुल कहती हैं नून लीग को ख़वातीन की किरदार कुशी करने में PhD हासिल है। वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर की मरियम नवाज पर तनकीद। फरीकैन के दरमियान लफ्जी गोलाबारी जारी। मुआवने खसूसी बराए इत्तलात पंजाब भी मैदान में आ गयी। कहा राजकुमारी जिले सुबहानी का जो बयानिया पेश कर रही हैं वो मुल्की मफाद में नहीं। अगर कौम का पैसा लूट के किसी ने अपनी डेंटिंग पेंटिंग पे लगा दिया है तो फिर ये चीज़ें भी यकीनन आपके भी कंसर्न है और आप चाहेंगे कि वो हकीकतें आश्कार हों और आपके सामने आए। मरियम बीबी आप भी ज़रा अपनी अदाओं पे गौर करें तो शायद अमीन गंडापुर साहब को ये कहने की ज़रूरत ना पड़ती। उधर वजीर मुमलिकत बराए मौसमियाती तब्दीली सरताज गुल ने भी अली अमीन गंडापुर का दिफा किया। मरियम नवाज से कहा कि वो राना सनाउल्लाह की वीडियोस निकाल कर देखें, गिले वो करें जो दूसरों पर उंगलियां ना उठाते हों। ख़वातीन को ऊपर इल्ज़ामात लगाने में इस PMLN को खुद PhD हासिल है, बल्कि मरियम नवाज का तो अपना एक सेल प्रॉपर काम करता है जो ख़वातीन के कैरेक्टर असैसिनेशन करता है। वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर ने गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन मुहिम के दौरान मरियम नवाज पर तनकीद की थी, जिस पर नून लीग ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया था। पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर कमर जमान कायरा और लीगी रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड सफदर भी कोरोना वायरस का शिकार हो गए। दोनों रहनुमा गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम चला रहे थे। ज़राए के मुताबिक कमर जमान कायरा कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर इंतखाबी मुहिम छोड़कर गिलगित से वापस इस्लामाबाद पहुंच गए और ख़ुद को 15 दिन के लिए करंतना कर लिया है। इलेक्शन मुहिम के दौरान वो बिलावल भुट्टो जरदारी से भी मिलते रहे। दूसरी जानिब कैप्टन रिटायर्ड सफदर भी गिलगित से वापस लाहौर पहुंच गए हैं। उन्होंने जाती उम्रा में करंतना किया है खुद को। वफाकी हुकूमत ने कोरोना वायरस की तशखीस के लिए रैपिड टेस्ट का हुक्म दे दिया, लेकिन पंजाब हुकूमत ने एतराज़ उठा दिया। महकमा सेहत पंजाब ने जवाबी खत में लिखा है कि रैपिड टेस्ट से कोरोना की दुरुस्त तशखीस मुमकिन नहीं। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे दानियाल उमर से। दानियाल, मजीद क्या मौक़िफ़ है महकमा सेहत पंजाब का? जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत ने कोरोना वायरस के तेज तशखीसी टेस्ट का हुक्म दिया था, जिसे पंजाब हुकूमत ने रद्द कर दिया है और इनकार कर दिया है तेज तशखीसी टेस्ट करने से। महकमे से पंजाब का कहना है कि रैपिड टेस्ट से कोरोना की जो दुरुस्त तशखीस है वो मुमकिन नहीं है और ना ही उनके पास मुकम्मल आलात मौजूद हैं जिससे वो रैपिड टेस्टिंग कर सकें। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि इससे हुकूमत पर माहाना जो है वो 120 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। फंड्स की मद में जो है वो उन पे इजाफी बोझ पड़ेगा पंजाब हुकूमत पे और दुरुस्त तशखीस भी इससे मुमकिन नहीं है। रवायती टेस्ट हमें दोबारा करना पड़ेगा। महकमा से पंजाब ने वफाक को जो है वो तमाम एतराज़ात भिजवा दिए हैं। रैपिड टेस्ट से जो है वो वैसे कोरोना की जो तशखीस है वो 15 मिनट में मुमकिन होती है, जबकि जो PCR टेस्ट है उससे 24 घंटे से ज़ायद का वक्त लगता है। जी, अपडेट्स के लिए शुक्रिया दानियाल।
کورونا کی مجموعی صورتحال آپ کو بتاتے ہیں۔ ملک میں کورونا کی دوسری خطرناک لہر اس وقت جاری ہے۔ 24 گھنٹے میں 1650 سے نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ وائرس کا شکار مزید 9 افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ حیدرآباد، ملتان، گلگت، مظفر آباد اور میرپور آزاد کشمیر اور کراچی سمیت بڑے شہروں میں مثبت کیسز تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ 1436 سے زائد مقامات پر مائکرو لاک ڈاؤن جاری ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے کورونا وبا کے خطرات کے پیش نظر پشاور نشتر ہال میں ہر قسم کی سیاسی، سماجی اور ثقافتی تقریبات پر پابندی لگا دی ہے۔ نشتر ہال کو NCOC کی ہدایات کی روشنی میں غیر معینہ مدت کے لیے بند کیا گیا، جس کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے۔ نشتر ہال پشاور میں سیاسی، سماجی اور ثقافتی پروگرامز کا اہم مرکز ہے۔ اور منی لانڈرنگ کیس میں شہباز فیملی کے خلاف وعدہ معاف گواہ مشتاق چینی کا بیان بھی سامنے آ گیا۔ گواہ کے مطابق اس نے سلیمان شہباز کی 60 کروڑ روپے کی بلیک منی وائٹ کی۔ اس وقت کے وزیر اعلیٰ کے بیٹے کو انکار کرنا ممکن ہی نہیں تھا۔ رپورٹ کریں گے شاہد حسین۔ شہباز شریف فیملی کا کالا دھن سفید کرنے کا اعتراف، وعدہ معاف گواہ مشتاق چینی کا بیان سامنے آ گیا۔ منی لانڈرنگ کی ساری تفصیل بیان کر دی۔ گواہ کے مطابق اسے 2014 میں سلیمان شہباز کا کالا دھن سفید کرنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ سلیمان شہباز کے 60 کروڑ روپے کی بلیک منی وائٹ کرنے کا کہا گیا۔ اس نے نجی بینک کی سرکولر روڈ برانچ سے 21 کروڑ 40 لاکھ کی ٹیٹیز لگوائی۔ مشتاق اینڈ کمپنی کے اکاؤنٹ سے بھی 29 کروڑ 30 لاکھ کی ٹیٹیز لگائی گئی۔ وعدہ معاف گواہ نے بتایا کہ سلیمان شہباز نے ٹرانزیکشن کے فرضی معاہدے بھی تیار کرائے۔ شاہد حسین، سما، لاہور۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے نیب آفس کے باہر توڑ پھوڑ کے الزام میں گرفتار لیگی رہنما خواجہ عمران نذیر کو 1 روزہ ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ مقدمے میں نامزد 5 رہنماؤں کی عبوری ضمانت بھی منظور کر لی گئی۔ شاہد حسین کی رپورٹ دیکھیے۔ پولیس نے خواجہ عمران نذیر کو انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش کر کے فوٹوگرامیٹک ٹیسٹ اور موبائل فون برآمد کرنے کے لیے 15 روزہ ریمانڈ کی استدعا کی۔ خواجہ عمران نذیر نے درخواست کی کہ ان کا 1 روزہ ریمانڈ دیا جائے، جسے قبول کرتے ہوئے عدالت نے ملزم کو کل دوبارہ پیش کرنے کی ہدایت کر دی۔ عدالت کے باہر گفتگو میں لیگی رہنما کا کہنا تھا کہ منتخب نمائندے کے ساتھ تضحیک آمیز سلوک کیا جا رہا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی رکن اسمبلی جو ایک دفعہ وزیر رہا ہو اور جو ابھی بھی موجودہ رکن اسمبلی ہو اس کو اس سلوک میں رکھا جائے۔ بہرحال فزیکل ٹارچر، دیکھیں سب سے بڑا ٹارچر تو یہ ہے کہ جب آپ کسی کو ایسی جگہ رکھیں جہاں واش روم کی فیسلٹی نہ ہو اور اس کے علاوہ آپ جو ہے حوالاتوں میں بند کر کے رکھیں۔ دوسری جانب عدالت نے نیب آفس کے باہر ہنگامہ آرائی کے مقدمے میں نامزد شائستہ ملک، شہباز چودھری اور پرویز ملک سمیت 5 لیگی رہنماؤں کی عبوری ضمانت بھی 16 نومبر تک منظور کر لی ہے۔ اہم خبر آپ کو دیتے ہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے پاکستان میں چینی سفیر نے ملاقات کی ہے۔ علاقائی سلامتی سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں ممالک کے درمیان غیر معمولی تعلقات کو مزید بہتر بنانے کا عہد بھی کیا گیا ہے۔ بات کریں گے عثمان خان سے۔ عثمان، بتائیے اس ملاقات کا احوال۔ جی بالکل، یہ چینی سفیر نونگ زونگ ہیں جن کی GHQ آمد ہوئی تھی اور ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ اس ملاقات میں علاقائی اسلامتی سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ پاکستان اور چین کے مابین غیر معمولی لازوال تعلقات ہیں۔ دو طرفہ اتفاق ہوا اس بات پر، دونوں ممالک کے مابین تعلقات کو مزید وسعت دی جائے گی۔ دونوں جانب سے جو اس بات پر اتفاق کیا گیا ہے، اس کے مطابق چینی سفیر نے خطے میں تنازعات کی روک تھام کے لیے جو پاکستانی کاوشیں اور پاک فوج کے اقدامات ہیں اس کی تعریف کی اور انتظامات۔ عثمان، اپڈیٹ کرنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ اور شاعر مشرق اور عظیم مفکر علامہ اقبال کے یوم پیدائش پر اقبال منزل سیالکوٹ میں ان کی سالگرہ کا کیک کاٹا گیا۔ اسی بارے میں مزید جانتے ہیں وہاں موجود شہزاد احمد سے۔ جی شہزاد، بتائیے گا۔ جی بالکل، اقبال منزل میں اس وقت شہریوں کا رش لگا ہوا ہے۔ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کے 143ویں یوم ولادت کے موقع پر یہاں پر ان کی سالگرہ کا کیک کاٹا گیا، اور جب کیک کاٹا گیا تو اقبال منزل ہیپی برتھ ڈے اقبال کے نعروں سے گونج اٹھی فضا، اور بہت زیادہ سبھی خوش دکھائی دے رہے ہیں۔ ہر کوئی اپنے انداز میں یوم اقبال منا رہا ہے، کوئی گلدستہ لے کے آ رہا ہے تو کوئی کیک لے کے آ رہا ہے۔ ہمارے ساتھ موجودہ چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ سے بات کرتے ہیں۔ اچھا،
प्रोफेसर साहब, कोई यौम इकबाल पे कोई पैगाम देंगे आप? जी बिल्कुल, मेरा पैगाम यौम इकबाल पे यही है कि अल्लामा इकबाल ने जो खुदी का पैगाम हमें दिया है, एज ए नेशन हमें उसको अपनाना चाहिए और सारी कौम को मिलकर हमें खुददार कौम बनना चाहिए। और इसके अलावा जो अल्लामा इकबाल का दूसरा पैगाम है वो इश्क मुस्तफ़ा है। जी बिल्कुल, आज खसूसी तौर पे इकबाल मंजर से ना सिर्फ शहर इकबाल बल्कि दूर दराज से लोग यहाँ पर आते हैं और ज़ेर इस्तेमाल रहने वाले इकबाल की जो अशियाँ हैं उनको देखते हैं। ठीक है शहजाद अहमद, बहुत शुक्रिया आपका। गिलगित बल्तिस्तान में बिलावल भुट्टो जरदारी और मरियम नवाज इंतखाबी मुहिम के जलसों से खिताब कर रहे हैं। पहले आपको मरियम का खिताब सुनवाते हैं। ना आपके पास बच्चों की तालीम और तरबियत और कपड़ों और जूतों के लिए पैसे रहते हैं, तो आप कितने आराम से कह देते हो हाँ महंगाई का मसला है। आपको शर्म आनी चाहिए ये बात करते वक्त। महंगाई ने तो मुल्कों के मुल्क उजाड़ दिया, आप कितने और कहते हो घबराना नहीं है। आप तो नहीं घबराते क्योंकि आपका किचन और आपका घर दूसरे लोग चलाते हैं। इन्होंने मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चे भी पालने हैं, इन्होंने अपना घर अपनी मेहनत से चलाना है। आपकी तरह अमीर लोगों की जेबों में इनके हाथ नहीं है। ये मजदूर लोग हैं, मेहनत कश लोग हैं और ये मेहनत करके कमा के खाने वाले लोग हैं। इनसे पूछो जब महंगाई आती है तो इनके घरों पे क्या क़यामत आती है। और नवाज शरीफ ने कभी ये नहीं कहा कि 70 साल में गिलगित बल्तिस्तान में सड़कें नहीं बनी। उसने सड़कें बना के आपको ये बताया कि नवाज शरीफ ने गिलगित बल्तिस्तान को सड़कों के जाल से जोड़ दिया है। उसने ये नहीं कहा कि 70 साल में गिलगित बल्तिस्तान के लोगों आपके पास अस्पताल नहीं था। उसने आपको पाकिस्तान का गिलगित बल्तिस्तान का सबसे पहला कैंसर हॉस्पिटल और दिल का हॉस्पिटल आपको दिया या नहीं दिया? उसने ये नहीं कहा कि आपको सेहत और तालीम के बहुत मसाइल हैं। 5 साल बाद हुकूमत चलाने के बाद वो बाहर आके ये नहीं कह रहे कि यहाँ पर कॉलेज होने चाहिए, यूनिवर्सिटीज़ होनी चाहिए, स्कूल होने चाहिए। उन्होंने पहले आपको यूनिवर्सिटी कैंपसेस दिए, कैडेट कॉलेजेस दिए, स्कूल दिए, यूनिवर्सिटीज़ दिए और बाद में आज आपके सामने हाजिर हैं। ये एक बड़ा ज़रूरी मैसेज था इस तराने में, जो डर गए वो मर गए। और यासीन और सुमाल के अवाम ना डरेंगे, ना घबराएंगे, ना पीछे हटेंगे इंशाल्लाह। और मुझे ये भी पता है कि नवाज शरीफ साहब ने आपकी उमंगों की तर्जुमानी करते हुए यासीन और गुपिस को एक दर्जा दिया है ज़िले का, और वो उसके लिए फंड्स की एलोकेशन भी हो गई है, नोटिफिकेशन भी हो गए, लेकिन ये जाली हुकूमत उसमें भी रखना डाल के बैठ गई है। आपका हक अभी तक आपको इसलिए नहीं मिला क्योंकि वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन अभी अपॉइंट नहीं हुई, तो इनके नसीब में आपकी खिदमत करना नहीं लिखा। अगर गिलगित बल्तिस्तान इंशाअल्लाह ताला सूबा बनेगा और उसको खुद मुख्तारी मिलेगी, उसको उसका जायज हक मिलेगा, तो मेरे यासीन के बहन भाइयों वो भी इंशाअल्लाह आपको नवाज शरीफ के हाथों से मिलेगा। और
यासीन और सुमाल के मेरे बहन भाइयों, दुनिया भर में तब्दीली की हवा चल पड़ी है। बदजुबानों को लोगों ने अमेरिका से भी उठा के बाहर फेंक दिया और पाकिस्तान से भी उठा के बाहर फेंकेंगे इंशाअल्लाह। जब आप इनसे पूछते हो कि महंगाई क्यों हुई, रोटी 30 रुपए की क्यों हुई, बिजली और गैस क्यों महंगी हुई, तो ये आगे से बदतमीजी पर उतर आते हैं, बदजुबानी पर उतर आते हैं, गंदगी पर उतर आते हैं। जब इंसान के पास दलील खत्म हो जाती है, जब इंसान के पास जवाब नहीं होता मेरी बहनों, तो वो फिर गालम गलोच पे उतर आता है। अभी चंद दिन पहले मैंने सुना कि बड़ा अफसोसनाक वाकया है कि किसी ने आके, मैं नहीं जानती इनको, मैं इनके नाम भी नहीं जानती, लेना भी नहीं चाहती, ये इस काबिल भी नहीं है, कि किसी ने मौलाना फजल रहमान के ऊपर भी जाती हमला किया यहाँ पर। और पीपल्स पार्टी के साथ हमारा इंतखाबी मैदान में मुकाबला है, हम एक दूसरे के हरीफ हैं, मुखालिफ हैं इंतखाबी मैदान में, लेकिन अब जब आप बिलावल भुट्टो के ऊपर जाती हमले करते हैं तो हम उसका साथ नहीं देते। ये गलत रवायत है और बड़ा अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि ये हुक्मरान सिर्फ जाली और सिलेक्टेड नहीं हैं, ये गंदे भी हैं। इनकी सोच भी गंदी है, इनकी ज़हनियत भी गंदी है, इनकी ज़ुबानें भी गंदी हैं। जब ये मुंह खोलते इनके मुंह से गंदगी और गलाजत टपकती है, और इसी गंदगी और गलाजत को इन्होंने गिलगित बल्तिस्तान में भी शामिल करने की नाकाम कोशिश की है। उनके लिए हमें रोजगार देना है। ये जो महंगाई की सुनामी में पूरे पाकिस्तान के अवाम डूब रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ देकर यहाँ के अवाम को उससे बचाना है। वो जो बेरोजगारी पूरा मुल्क में फैल रहा है, यहाँ भी पहुंच चुका है, अपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ देकर उसको रोकना है। आपने कोई चांस नहीं लेना, आपको कोई चांस नहीं लेना। आपको कोई आजाद पसंद हो, कोई दूसरा जमात पसंद हो, ये वक्त नहीं है। ये वक्त है गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को हकूक हासिल करने का। ये वक्त है हकमियत लेने का। ये वक्त है हक मलकियत करने का। ये वक्त है हक रोजगार हर नौजवान को दिलवाने का। और ये काम पीपल्स पार्टी ही कर सकती है, शहीदों के जमात कर सकता है, भुट्टो का पार्टी कर सकता है। नगर के अवाम ये जानते हैं कि अगर आपने अपने हकूक हासिल करना है तो 15 नवंबर को आपने तीर पर थप्पा लगाना है। गिलगित बल्तिस्तान में बिलावल भुट्टो जरदारी नगर में कॉर्नर मीटिंग्स रहे हैं। उनका ये कहना है कि हमारा वादा है, हक के मिल्कियत देंगे। गिलगित बल्तिस्तान हमारे मंशूर का हिस्सा है और यहाँ पर वो लोगों से वोट के लिए अपील भी कर रहे हैं। अहम खबर आपको दें, सिंध पुलिस का यू टर्न, कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ मज़ार कायद की बेहुरमती केस को झूठा करार दे दिया। पहले जमा कराए चालान में मरियम नवाज को मफरूर करार दिया गया था। इस्तगासा के एतराज़ात दूर करके नए चालान में मजीद क्या कहा गया है, इससे मुतालिक मजीद भी आपको अपडेट देंगे। अभी खबर यह है कि सिंध पुलिस का ये यू टर्न सामने आया है। कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ मज़ार कायद की बेहुरमती केस को झूठा करार दे दिया गया है। बात करेंगे इरफानुल हक से। इरफान, बताइएगा इस पेशरफ से मुतालिक। रमीज, इससे कबल जो पुलिस ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी 173 की, यानी चालान जो पेश किया था, उसमें प्रोसिक्यूशन की जानिब से कई कानूनी नकात उठाए गए थे और एतराज़ात किए गए थे। और इन तमाम नकात को दूर करके, एतराज़ात को दूर करके दोबारा चालान पेश किया गया है पुलिस की जानिब से, जिसमें बताया गया है कि तफ्तीश के मुताबिक जो मुद्दई मुकदमा है वकास, वो मौके पर मौजूद नहीं था। CCTV रिकॉर्ड चेक किया गया है। इसके अलावा जो टेलीफोन का डेटा है वो भी चेक किया गया है। तमाम तर शवाहिद से ये पता चला है कि मुद्दई मुकदमा की जानिब से ये मुकदमा झूठा करार दिया गया, झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया था। इसलिए पुलिस ने मुकदमे को खुद ही बी क्लास कर दिया है, यानी कि मुकदमे को झूठा और फॉल्स करार दिया गया है। जी, अपडेट्स के लिए शुक्रिया इरफान। बुलेटिन में मजीद खबरें और अपडेट्स एक ब्रेक के बाद। समा के साथ रहिए।